Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वैसे टेक्नोलॉजी ने तो हमें अपना समय तय कर लिया था कि हम तकनीकी के साथ जीना सीखें और पढ़ना सीखें, परंतु अब ये सही समय और सही वक्त पर सभी ने ये निर्णय लिया है कि तकनीकी के साथ ही हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम तकनीकी के साथ नहीं पढ़ते हैं तो हम ज्ञान में पिछड़ जाएंगे, और जब ज्ञान में कोई राष्ट्र पिछड़ता है या कोई व्यक्ति पिछड़ता है या कोई समाज पिछड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। ये हमारा ग्रुप है आर.के. क्लासेज कैंचियाँ। इसके शुरुआत करता जिनका मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, रामकिशन सर प्राध्यापक इतिहास। और इस चैनल के माध्यम से हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को भी, रीट में जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को भी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के भी लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कोई भूलवश पूर्ण संभावना हम नहीं दे पाते हैं तो उन संभावनाओं को सुधारात्मक सुझाव हेतु आप हमें अपने सुझाव भी दें। भी आप नए इस प्रकार से अपने कार्य में सुधार कर सकते हो। मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, प्राध्यापक पोस्ट राजकीय उच्च माध्यमिक जामा जला से। और सोच ये रहा था कि स्कूल लग जाएंगे। काफ़ी दिनों से रामकिशन सर भी पीछे पड़े थे, तकनीकी के साथ पढ़ाना शुरू कर दो। फिर आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चैनल शुरू हुए काफ़ी समय हो गया, कोविड-19 जब से चला है चैनल चल रहा है, काफ़ी सब्सक्राइब भी हो गए हमारे। तो आपसे भी गुजारिश है कि जो भी पढ़ें इसमें सुधारात्मक सुझाव हमें अवश्य दें। माध्यमिक परीक्षा के अंदर पाठ्यक्रम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, कोठारी आयोग ने इसकी अनुशंसा की है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कोठारी आयोग ने 1966 के अंदर यानी 1966 में इसकी अनुशंसा की है। और माध्यमिक का तात्पर्य था कि 9th और 10th, और उच्च माध्यमिक का तात्पर्य ये है 11th और 12th। ये हमारा पुराना पैटर्न था। अभी जो नई शिक्षा आई है 2020 न्यूज़ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर तो आमूल चूल परिवर्तन है। 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम है, यानी प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, माध्यमिक सेक्शन है और स्नातक का सेक्शन है। इस सेक्शन को लाने वाले दो व्यक्ति हैं। 2016 तक काम किया है TSR सुब्रमण्यम, और 2016 में TSR सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद में
इसरो के प्रमुख रहे हैं कस्तूरी रंगन, जिन्होंने अपनी संपूर्ण रिपोर्ट 2018 में प्रस्तुत कर दी है। ये जब लागू होगा तब देखेंगे। अभी तक हमारे पास यही इसी पे काम करना है, जिनमें सरकार ने और बोर्ड ने भी ये कहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जब होगा तब देखा जाएगा। उच्च माध्यमिक की परीक्षा यानी कक्षा 12 की जो परीक्षा होती है, उस कक्षा 12 की जो परीक्षा होती है उसके अंदर 16 अंकों का व्याकरण प्लस काव्य शास्त्र रहता है। व्याकरण और इसके साथ रहता है काव्य शास्त्र। ये पूर्णतः अपने आप में एक विभाजित यानी डेडलाइन है, लाइन रेखा है। ये व्याकरण 8 अंकों का आएगा और काव्य शास्त्र 8 अंकों का आएगा, यानी 8 + 8 = 16 अंक। इनमें से पहला टॉपिक ये है माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा 12 में भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय 2 अंकों का, केवल और केवल 2 अंकों का। इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। या भाषा और लिपि में क्या अंतर है। लेकिन इस चैनल के साथ आपको बहुत गहराइयाँ मिलेगी। हम इस प्रकार पढ़ाएंगे आपको, आप इस चैनल में रीट पढ़ सकते हो। रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एजुकेशन टेस्ट, ये रीट का तात्पर्य रहता है, जिसमें राजस्थान लेवल की होती है। रीट का राजस्थान R4 राजस्थान नहीं है नाम, रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशन टेस्ट ये रहता है। आप इसके माध्यम से RS मेंस के अंदर जो सामान्य हिंदी और इतिहास के जो प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे इतिहास रामकिशन सर पढ़ाते हैं, और अन्य सब्जेक्ट जैसे साइंस के भी आएंगे वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस के भी आएंगे धीरे धीरे, ये भी कर सकते हो। आप इस चैनल में SI की तैयारी भी कर सकते हो। आप इस चैनल में BSTC की तैयारी कर सकते हो। आप इस चैनल में पटवार की तैयारी कर सकते हो। आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक की तैयारी, इन हमारा सिलेबस ये नहीं रहेगा कि कक्षा 12 में तो केवल 12 का ही है, अन्य विषय हम क्यों पढ़ाएं। कक्षा 12 के सिलेबस के साथ ये सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, जो आपके और हमारे सब के लिए काफ़ी उपयोगी है। हम यहाँ थे व्याकरण और काव्य शास्त्र में कक्षा 12 के अंदर 16 अंकों का मामला है, और 8 + 8 का रेशियो रहता है, और 8 + 8 यानी 16 अंक। माध्यमिक का मतलब 10th की बोर्ड और 12th की बोर्ड यानी उच्च माध्यमिक, इन दोनों सिलेबसों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखेगा। ये बोर्ड का विशेष अनुशंसा मतलब लेटर निकला हुआ है। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय उच्च माध्यमिक परीक्षा में कक्षा 12 की परीक्षा में ये टॉपिक है। इस टॉपिक का जो रेशियो रहेगा परीक्षा में 2 अंकों का रहेगा। 2 अंकों से तात्पर्य है इसमें बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, जो मैंने पूरी वीडियो में बता दिया था। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि कैसे कहते हैं, भाषा का क्या उपयोग है, व्याकरण का क्या उपयोग है, लिपि का क्या उपयोग है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, और हिंदी भाषा की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है, ये रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, व्याकरण से। हम शुरुआत कर रहे हैं व्याकरण से। व्याकरण क्या है? अब सीधी भाषा में बात करें तो व्याकरण बता देंगे, किसी भी भाषा के नियमों को हम व्याकरण कहेंगे।
या जहाँ से हमें जिस शास्त्र में भाषा से संबंधित नियम कानून के बारे में, भाषा के कानून की बात करते हैं, बोलने की जानकारी मिले, वो व्याकरण है। लेकिन कुछ थोड़ी सी अलग बात करते हैं। अलग बात ये है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र और कला के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि शास्त्र से क्या तात्पर्य है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप दोबारा गौर कीजिएगा कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप, बिल्कुल शुद्धिकरण, शुद्ध रूप और प्रयोग का तात्पर्य है उन शब्दों को हम जब बोलचाल में लाते हैं, यानी उच्चारण, हमारा उच्चारण किस प्रकार होगा। प्रयोग के नियमों का निरूपण से तात्पर्य है उन्हें लागू करना। प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहेंगे। आपको बता दूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं परिभाषा। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहेंगे। उक्त परिभाषा सीनियर लेवल की उत्तम कसौटी की परिभाषा है और यह परिभाषा हिंदी व्याकरण और डॉक्टर प्रोफेसर कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी हुई है। कामता प्रसाद गुरु। कई बार पूछ लेते हैं कि परिभाषा किसकी है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहेंगे। अब व्याकरण का मतलब व्याकरण का जब हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद ये बनता है व्याकरण। ये यण संधि यहाँ पर और यण संधि के माध्यम से ये जुड़ करके पूरा शब्द बनता है व्याकरण। वी का मतलब ये है विश्लेषण करते हुए नियम को भली भांति समझना। ये मतलब है। आप सीधा बता सकते हो कि व्याकरण का तात्पर्य क्या है, तो भली भांति समझना। आप कैसे भली भांति समझना? विश्लेषण करना। और विश्लेषण करना, संश्लेषण नहीं करना। विश्लेषण के अंदर आता है जहां पर विशेष नियम लागू होते हैं, व्याकरण के सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, जिससे किसी भी विचारवान मनुष्य को समझने में कठिनाइयां नहीं होगी या कोई संदेह नहीं होगा। एक शब्द आता है व्याकरण। ये रहता है शास्त्र, वो शास्त्र जिसके अंदर
भाषा से संबंधित नियम और कायदे बने होते हो, और एक शब्द रहता है वैयाकरण। वैयाकरण इस शब्द और इस शब्द में बड़ा कंफ्यूज रहता है। वैयाकरण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने व्याकरण की रचना करता, या जो व्यक्ति व्याकरण को मतलब लिखने वाला, या जो व्यक्ति व्याकरण के नियम बनाने वाला, यानी भाषा पर जो काम करने वाला, वो तो कहलाता है वैयाकरण। और व्याकरण आपका ग्रंथ जिसमें आप नियम कायदे पढ़ते हो। तो अलग अलग व्याकरणाचार्यों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें मैंने ये बताया जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहेंगे। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। व्याकरण का मतलब है विश्लेषण करते हुए भली भांति समझना। आगे एक छोटी सी बात, छोटा सा क्वेश्चन, क्या व्याकरण शास्त्र और कला दोनों हैं? प्रश्न ये है, क्या व्याकरण शास्त्र और कला दोनों हैं? क्या व्याकरण शास्त्र और कला दोनों हैं? सबसे पहले हमें शास्त्र के बारे में जानना होगा और फिर हम कला के बारे में जानेंगे, और जब शास्त्र और कला के बारे में जानेंगे फिर हम बता पाएंगे कि व्याकरण कला और शास्त्र दोनों है या नहीं है। शास्त्र क्या है? शास्त्र के अंदर ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना। अब वो ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करना, तो इस प्रकार आप यहाँ ये पढ़ोगे, किसी भी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक प्राप्त करना। किस प्रकार प्राप्त करना? विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। किसी भी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक प्राप्त करना क्या कहलाता है? शास्त्र। और फिर कला क्या है? कला आपको जानते हो, कला से हम इस विषय मतलब हम इस विषय में उपयोग करते हैं। कला में क्या करते हैं? जो भी हमने विधि पूर्वक ज्ञान सीखा है उसका क्या करते हैं? उपयोग यानी प्रयोग। तो विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना शास्त्र है। और किसी भी विषय के अंदर सीखे हुए ज्ञान को या सीखे हुए ज्ञान का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कला कहलाती है। यानी लर्निंग बाय डूइंग जो प्रोसेस है वो कला के अंदर पूरी होती है। लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस, लर्निंग बाय डूइंग कैसे करेंगे वो शास्त्र में चलती है, और उसका प्रयोग कला में करेंगे। अब आते हैं व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं, उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों को अवलंबित करते हैं। अवलंबित का मतलब ये है कि जो नियम पहले बन गए, जो नियम पहले बन गए और उन्हें तो लागू करना ही है, लेकिन जो वर्तमान में नियम बन रहे हैं उन्हें भी लागू करेंगे। ये नहीं है कि भाषा यहाँ आकर के समाप्त हो गई, ऐसा तो है नहीं। भाषा आदिम काल से चलेगी, भविष्य में चलेगी, और नए नए शब्द आएंगे, जैसे व्हाट्सएप है, कोरोना है, ये सारे नए शब्द हैं, तो इनमें हम जोड़ते जाएंगे। तो शास्त्र से व्याकरण में शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों को खोज सकते हैं जिन पर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है। शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है। अवलंबित का अर्थ होता है ठहरना, उस पर सहारा। यानी कोरोना WHO के द्वारा घोषित हो गया एक शब्द, तो यहाँ आपके अंदर वो कोरोना आ गया। अब कुछ एक एक्स्ट्रा, जैसे किसी अलग अलग, जैसे मैंने जल सत्ता में पढ़ा आलेख कि कोरोना काल के अंदर जो प्रसव के माध्यम से जिन बच्चों को जन्म होगा उन बच्चों को क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे एक शब्द आ गया कोरोनियल। कोरोनियल तो जो बच्चे मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में जन्म लेंगे, मार्च 2020 और दिसंबर 2020, मार्च 2020 और दिसंबर 2020, वो सारे के सारे बच्चे क्या कहलाएंगे? कोरोनियल बच्चे कहलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है वो एक शब्द व्याकरण में अवलंबित हो गया, जैसे कोरोनियल।
कोलोनियल यहाँ अवलंबित हो गया है क्योंकि उसका मानक रूप स्टैंडर्ड आ चुका है, शुद्ध रूप। तो व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं उसके द्वारा शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है, और वह कला इसलिए है, कला में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो शब्द बने हैं हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं। तो दोनों बात हो गई, यानी प्रयोगात्मक रूप से हमें नए शब्दों का रूप मिल गया शास्त्र, और जब हम उन शब्दों का प्रयोग व्याकरण में करेंगे तो वो है कला, उपयोग। तो विधि पूर्वक ज्ञान और उपयोग दोनों की पालना होती है, इसलिए व्याकरण एक कला भी है और व्याकरण एक शास्त्र भी है। अब नेक्स्ट बात, ये तो भी छोटी सी, क्या व्याकरण कला और शास्त्र दोनों हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। अगला पूछे कैसे, तो आप बता दो के साथ, जिस शास्त्र का मतलब मैंने बताया कि विधि पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त होता है वो शास्त्र है, और विधि का मतलब है नियम कायदे से, नए नए शब्द आपको बताए, और कला का उपयोग है जिसमें हम उपयोग करते हैं। अब आते हैं एक छोटी सी बात कि विचारों की जहाँ तार्किकता होती है वहाँ ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। यानी जहाँ हम तर्कशास्त्र में अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, विचारों की शुद्धता, तर्कशास्त्र का मतलब है विचारों की शुद्धता, तो वहाँ हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और ज्ञान से भाषा की रोचकता और साहित्य शास्त्र के ज्ञान से आती है। यानी विचारों की शुद्धता तर्कशास्त्र के ज्ञान से आती है और भाषा की रोचकता साहित्य शास्त्र के ज्ञान से आएगी। अब साहित्य शास्त्र क्यों लिया ये शब्द? ये शब्द इसलिए लिया, कोरोना एक वैश्विक महामारी चल रही है और यहाँ साहित्य रुका नहीं है, साहित्य चल रहा है। नए नए साहित्यकार अपने अपने इस काल में लिख रहे हैं, जैसे मैंने एक शब्द दिया कोलोनियल, तो इस प्रकार। अब व्याकरण के छोटा सा पार्ट है, हालांकि व्याकरण के अंग यह बहुत बड़ा नहीं बताएंगे आगे, क्योंकि ये चैप्टर विस्तार से आएगा। व्याकरण के 4 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार जो बहुत बड़ा चैप्टर चलता है, रीट, पटवार, आर्य सब में वर्ण विचार, और वर्ण और इसके बीच में अक्षर जुड़ते हैं, अभी इसके नेक्स्ट बाद में टॉपिक में शुरू करेंगे। और वर्ण से सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार हो गया, शब्द के अंदर पद का प्रयोग होता है, इसलिए पद विचार होता है, और पद विचार जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य बन जाता है, तो अंतिम रहता है वाक्य विचार। वाक्य विचार ये 4 अंग हैं। अभी हम इस पर थोड़ा सा काम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जहां हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे उसके अंदर। तो 4 अंग है व्याकरण के। वर्ण विचार पे काम करना पड़ेगा आपको, शब्द विचार पे काम करना पड़ेगा, पद विचार पे काम करना पड़ेगा, और वाक्य विचार पे काम करना पड़ेगा। इस पहले जो 10 मिनट का या 5 मिनट में जो भी आपको बताया है वो ये बताया व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का मतलब क्या है, और अब शुरुआत होती है भाषा की, जो परिभाषा माध्यमिक परीक्षा में, आरएस में, इन सब में आती है। भाषा किसे कहते हैं? अलग अलग परिभाषाएं सुन लो। भाषा मुख का साधन है जिससे एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को, या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को, या एक समाज के द्वारा दूसरे समाज को, या एक परिवार के द्वारा दूसरे परिवार को विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इन विचारों का आदान प्रदान कैसे हुआ? सर्वाधिक जो महत्व का तत्व है वो है संप्रेषण। कौन सा तत्व है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। अब संप्रेषण का जो सर्वाधिक महत्व का साधन है वो रहा है भाषा। अगर भाषा का संप्रेषण नहीं होता तो मनुष्य इस तकनीकी का प्रयोग भी नहीं कर सकता था, जो आज हम तकनीकी का प्रयोग करके एक दूसरे के ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। संसार में अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषाओं का
प्रयोग होता है, अलग अलग स्थानों पे प्रयोग होता है। जैसे अपने भारत में रहते हैं तो भारत में कभी वैदिक संस्कृति थी और वैदिक संस्कृति के अंदर सबसे जो पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत, जिसे वेदवाणी भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी जो भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत से लौकिक प्राकृत ये सब सुर से अपभ्रंश मापदी अपभ्रंश ये होते होते खड़ी बोली हिंदी का निर्माण हुआ। इस भाषा का निर्माण हुआ खड़ी बोली हिंदी। अब ये पूरा करेंगे इस चैप्टर को, एक अलग से पूरी क्लास इस पर रहेगी। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं तो सुन लीजिए, बहुत ही उत्तम कसौटी की जो परिभाषा रहेगी वो ये है, साथ के साथ मैं लिख देता हूं कि विद्यार्थियों की समझ में नहीं आता है। नंबर 1, छोटे छोटे पॉइंटों में याद करना। पहला पॉइंट ये है, उच्चारण अवयवों से उत्तरित। उच्चारण अवयवों से उत्तरित। उच्चारण अवयवों से उत्तरित। पहला पॉइंट देखो मैंने कितनी बार बोला है, उत्तरित। उच्चारण अवयवों से उत्तरित, पहला पॉइंट मैंने यहां तक लाया है। उच्चारण जो हम वर्ण उच्चारण करते हैं, शब्द उच्चारण करते हैं, वाक्य उच्चारण करते हैं, पद उच्चारण करते हैं, इस प्रकार। अवयव अंग, अवयव का मतलब होता है अंग, यानी हम मुख से बोलते हैं, जीवा से बोलते हैं, तालव से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ये उत्तरित जो उच्चारण हो रहा है, उच्चारण अवयवों से उत्तरित। और यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यादृच्छिक। कौन सा शब्द बोला है मैंने, यादृच्छिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं RANDOM, रैंडमली प्रणाली के माध्यम से। यादृच्छिक, यही वो इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत बार पूछ लेते हैं साक्षात्कार के अंदर कि यादृच्छिक का मतलब क्या है, तो आगे अभी पूरी कर लेते हैं। उच्चारण अवयवों से उत्तरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहेंगे। यह परिभाषा हमने कभी 10 साल 12 साल पूर्व पढ़ी थी, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में। कहेंगे डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी। हमारे पास ये भाषा विज्ञान रहा था, भोलेनाथ तिवारी। भाषा विज्ञान पुस्तक है, वाणी प्रकाशन विभाग आपसे निकालते हैं, अच्छी किताब लिखते हैं। ये स्नातक के पाठ्यक्रम में चलती है कि भाषा किसे कहेंगे। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि भाषा मुख्य का साधन है जिससे मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहेंगे। लेकिन एक अच्छी सी परिभाषा जिसके अंदर ऑथेंटिक मतलब अपने को कुछ सीखने को मिले, वो ये परिभाषा है, उच्चारण अवयवों से उत्तरित। यहाँ तक अंगों से आप ऐसे लिख सकते हो, उच्चारण अंगों से उत्तरित यादृच्छिक। अभी बाद में बात करते हैं। इसके बाद में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा
कहते हैं या कहेंगे डॉक्टर भालेनाथ तिवारी। भाषा विज्ञान, अच्छे भाषा विज्ञान है, इन्होंने खूब भाषाओं में काम किया है और विश्व के जो महत्वपूर्ण आंग्ल भाषा इनके साथ भी काम कर चुके हैं, उसे हम भाषा कहेंगे। अब इसमें समझने वाली बात है, पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट है यादृच्छिक परिभाषा, इसको साफ करके यादृच्छिक का मतलब बताएंगे। ध्वनि प्रतीक, इसके बाद में टोटल ध्वनि जैसे कितने अंग है भाषा के अंग, उन पे आपको बात बता देंगे अलग से, इसे आपको याद करना है। और समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहेंगे, रैंडम। अब इसके बाद बात करते हैं कि यादृच्छिक का मतलब क्या है। यादृच्छिक समझे, यादृच्छिक का मतलब ये होता है, यादृच्छिक किसी भी भाषा का मानक स्टैंडर्ड तय किया जाता है या किसी भी विषय का मानक स्टैंडर्ड तय करने के बाद में ये मानते हैं कि मानकीकरण, यानी यादृच्छिक का मतलब होता है मानकीकरण या माना हुआ, यानी ये मान लिया गया। एक जो भाषा विज्ञान पे काम करती है वो संस्था इसको पूर्णतः ऑथेंटिक मोहर लगा चुकी है। यादृच्छिक का मतलब होता है मानकीकरण। जैसे कोई प्रणाली है, चुनाव आयोग एक सिस्टम को लागू करता है रैंडमली और प्रत्येक जिले के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान या प्रत्येक सेंटर के माध्यम से संपूर्ण भारत में चुनाव आयोग एक ही फॉर्मूला लागू करके चुनाव कर लेता है, मतलब वो वहां से मानकीकरण हो चुका है। इसी प्रकार भाषा के अंदर जो शब्द भंडार है वो पहले मानकीकरण यानी मान लिए जाते हैं, उसके बाद में आगे प्रसारित किए जाते हैं। तो ये बात क्लियर, इसका अर्थ है माना हुआ और या मानकीकरण या इच्छित हुआ या ऐसा हुआ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कई बार वो नहीं देता है, इच्छित हुआ, इच्छित हुआ या अंतिम पॉइंट ऐसा हुआ, ये भी आप लिख सकते हो लिखने को। लेकिन जो पहला और दूसरा है वो सबसे स्टैंडर्ड अर्थ है, सबसे उत्तम कसौटी का अर्थ है। तो ये आपको पूरी परिभाषा बता दी गई है। भाषा की एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उच्चारण अवयवों से उद्धृत यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यादृच्छिक का मतलब है मानव या मानकीकरण। यहाँ 2 अंकों का है। अब नेक्स्ट मैंने कहा था ध्वनि प्रतीकों की भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, बहुत गहराई से हम इस पर काम करेंगे। भाषा की इकाइयां कि भाषा की इकाइयां कौन कौन सी है, किन किन प्रकार किया जाए। भाषा की इकाई का तात्पर्य रहेगा कि इन इकाइयों के माध्यम से एक संगठित या सुव्यवस्थित भाषा का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं एक मुक्त सारी इकाइयां बता देता हूं। आदिम काल में जब मनुष्य यानी आदि काल के अंदर जब मनुष्य ने शुरुआत में जो ध्वनियां निकाली हैं, सबसे पहले इकाई है ध्वनि। इस पर आप यहीं से समझ लो एकमात्र इकाई भाषा के, इसके बाद में पॉइंट रहेगा भाषा के भेद। 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। एकमात्र जो भेद है वो इकाई है वो मौखिक में रहेगी, वो कौन सी है, ध्वनि। ध्वनि एकमात्र इकाई है जो भाषा के मौखिक भेद में गिनी जाएगी। अब ध्वनियां निकलने के बाद में वर्ण, यानी उन ध्वनियों को, वर्ण का मतलब होता है निशान, पहचान, निशान, पहचान, चिन्ह। वर्ण का मतलब है चिन्ह। एक बार मैं बहुत किताबों या बहुत सारे अध्यापकों को देखता हूँ, चिन्ह को बहुत अशुद्ध लिखते हो सारे। चिन्ह का मतलब है हलन और चिन्ह। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है शुद्ध रूप कौन सा है शब्द का, तो ये चिन्ह, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये आपके रीड RAC में आ जाता है, पटवार में शब्द में कई परीक्षा में पूछा जाता है कि चिन्ह इस प्रकार इस है चिन्ह। अब आपको समझना हो ये है कि वो सही लिख रहा है, उसने ये कर दिया, यानी वो कह रहा है कि न पूरा है और है अनंत है, तो इसका मतलब है इस प्रकार लिख रहा है। इसका तात्पर्य ये है
कि चिन्ह के अंदर है तो आधा है, आधा का मतलब उस है में स्वर नहीं और न के अंदर स्वर है, जबकि हम उल्टा लिख देते हैं, न को हलन करके उसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तो पहली इकाई ध्वनि, ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण का मतलब है निशान, पहचान, चिन्ह, चिन्हित कर दिया। अब यहाँ वर्ण का मतलब चिन्हित करने का क्या है कि ध्वनि की पहचान करना, ध्वनि की पहचान करना कि ए की ध्वनि है या आ की ध्वनि है या विज्ञान की है या साइंस की है, किसकी जो ध्वनि है वो। इस ध्वनि के बाद में दोनों मिली जुली है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बता दूंगा। अक्षर क्या अंतर है, ये कुछ विद्वान इनको एक ही मानते हैं। यहाँ पर इस वर्ण का समझ लो, वर्ण के अंदर क्या रहता है, स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। रहित का मतलब है उन व्यंजनों में स्वर नहीं होंगे, जैसे क हलंत और ख हलंत, ग हलंत और सारे स्वर 11 के 11 ऐसे आ। ये प्रोग्राम रहेगा, यानी ये रूप रहेगा वर्ण में, ये रूप किसमें रहेगा, वर्ण में। अब अक्षर में क्या रहेगा, कोई अंतर नहीं है, वापस वही आते हैं, स्वर नंबर 1 स्वर, स्वर वही। अब यहां स्वर रहित और यहां पर करना है स्वर युक्त। क्या करना है, स्वर युक्त व्यंजन। ये स्वर युक्त व्यंजन, हिंदी के 33 व्यंजन, 44 टोटल। तो ये स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारे। तो ये स्वर युक्त व्यंजन का मतलब है कि स्वर जुड़े हुए होने चाहिए, क ख ग ये। तो ये तो आपके हैं अक्षर, यहाँ भी स्वर आते हैं, यहाँ भी स्वर आते हैं। स्वर प्लस स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, अक्षर। और स्वर प्लस स्वर रहित, यानी जहां पर वर्ण के अंदर क्या नहीं होगा, व्यंजनों में स्वर का प्रयोग नहीं होगा। इसमें प्रयोग नहीं होगा, व्यंजनों में स्वर का प्रयोग नहीं होगा, और वो होंगे वर्ण। और अक्षर में व्यंजनों में स्वर का प्रयोग होगा, वो होंगे अक्षर। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे काम और कर लेंगे शब्द। शब्द के बाद में मैं यहां लेता हूं इसको। शब्द के बाद में उपपद बनता है, उपपद सभी डिफाइन कर लेंगे एक एक पॉइंट। पद बनता है और उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य के बाद में वाक्य बन जाता है। और वाक्य से ही मतलब क्या है कि अनेक वाक्यों का निर्माण होता है, तो एक भाषा का मतलब पूर्णतः उसका निर्माण होता है। अब थोड़ी बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि मैंने बता दिया आपको कि ध्वनि में आपको एक बात याद रखनी है, भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। एकमात्र भाषा की इकाई जिसका प्रयोग मौखिक रूप में होता है तो वो है ध्वनि। वर्ण में भी काम कर लेते हैं, वर्ण, अक्षर, शब्द और उपपद, पद और उपवाक्य, वाक्य। अभी सबसे पहला पॉइंट ध्वनि। ध्वनि के बारे में बता चुका हूं। सबसे पहले मनुष्य ने केवल और केवल ध्वनि निकालनी शुरू की है, और काम की बात यह थी कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, जिसके अंदर मौखिक में एकमात्र भाषा की इकाई आती है, वो कौन सी है, ध्वनि। अब बात करते हैं वर्ण, छोटी छोटी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वर्ण से। वर्ण की पहला पॉइंट ये है कि लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, हम ध्वनि। अरे भाई, ध्वनि केवल उच्चारण मौखिक है, लिपि का मतलब होता है लिखना, लिखित रूप में हम वर्ण को ला सकते हैं। ध्वनि लिखित रूप में नहीं है, ध्वनि केवल हम बोल सकते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। और वर्ण के दूसरी बात अखंड है, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए पूरा है और का पूरा है, मैंने कहा था का। अब आप यहां अंतर समझोगे,
कि अ और क ये दो वर्ण हैं। आप कई वहां ये बता देते हैं कि अ और क ये भी तो वर्ण है। अरे भाई ये एक परिभाषा पे आप ध्यान दें कि अखंड है, टुकड़े नहीं किए जा सकते। क के हम टुकड़े करेंगे तो क स्वर रहित और ये अक्षर है। ये जो स्वर युक्त व्यंजन है ये अक्षर है और ये हलंत वाले हैं और ये स्वर है, ये आपके क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो वर्ण में दो बातें, लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वो ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और टुकड़े नहीं करने पर मतलब है उसका आगे विखंडन नहीं होगा। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के अंदर पूरा व्यवस्थित काम है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भाषा एकमात्र है तो देवनागरी लिपि है। अब अपने आते हैं वर्ण के अगला पॉइंट जिसके अंदर अक्षर। अक्षर पे वैसे तो बता चुके हैं, छोटा सा काम रह गया अक्षर। अक्षर का मतलब ये है अक्ष प्लस रै। अक्ष का होता है दूरी, दूरी के साथ जो रमता है, यानी जो दूरी के साथ दूरी बनाता है। माफी चाहूंगा, बीच में कोई बहुत विभाग के अर्जेंट कॉल की अटेंड करनी जरूर होगी। वापस इसी टॉपिक पे। अक्ष का मतलब होता है दूरी। दूरी का मतलब ये दूरी, पृथ्वी एक दूरी है इस प्रकार, तो वो दूरी बना देता है। रे का मतलब होता है रमना खेलना, यानी वो रंग खेलते हुए जुड़ता है लेकिन दूरी के साथ। जैसे कैसे, ये एक वर्ण भी है और ये एक अक्षर भी है, लेकिन शुद्ध रूप से अगर वैज्ञानिकता की दृष्टि देखी जाए तो ये एक अक्षर है। इसको हम दूरी ऐसे है कि इससे हम अलग कर सकते हैं स्वर। अक्षर में व्यंजन में से स्वर को अलग करके बता सकते हैं, इतना फर्क है, बाकी कोई विशेष फर्क नहीं है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है। यानी इंपोर्टेंट बात, अक्षर में क्या होता है, वो ध्वनि या वह ध्वनि समूह, दो बातें हैं, या तो वो ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास में हो जाता है, एक सांस में। ये हम उसे हम क्या कहेंगे, ये पुराना जो शब्द है वो श्वास, एक श्वास में हो जाता है, ये कहलाता है आपका अक्षर। इसके बाद में ध्वनि बता दी आपको, वर्ण बता दिए। अब नेक्स्ट है शब्द। काफी बेहद इंपोर्टेंट इकाई, काफी इंपोर्टेंट इकाई। दो बातें, शब्द किसे कहते हैं, नंबर 1 देखिए सार्थक शब्द मैंने पहले जोड़ा है। क्या जोड़ा है, सार्थक। सार्थक वर्णों के समूह, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का समूह होगा, उसमें क्या होगा, सार्थकता। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह होगा, उसमें होगी सार्थकता। 2 नंबर जो एग्जाम की दृष्टि से भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी यानी सर्वोत्तम छोटी, दूसरा है वो किस आधार पर, सबसे छोटी इकाई जो अर्थ की दृष्टि से है, जो अर्थ की दृष्टि से है, जो अर्थ की दृष्टि से है। यानी क्या लैंग्वेज बना गया ये लैंग्वेज ये बना गया कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी है शब्द। तो दो बातें याद रखनी है, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। पहली बात, इसके अंदर वर्णों का समूह हो और सार्थकता हो। दूसरी बात, एग्जाम की दृष्टि से वह छोटी से छोटी इकाई जिसके अंदर अर्थ की दृष्टि से वो भाषा की छोटी से छोटी इकाई कौन सी है, तो आप दोगे शब्द। यानी वर्ण का अपना अर्थ नहीं है, ध्वनि का अपना अर्थ नहीं है, अक्षर का अपना अर्थ नहीं है। हाँ, कुछ
वर्ण और कुछ अक्षर जिनका अर्थ है वो पर्यायवाची के रूप में काम आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कौन सा है? शब्द। और उन्हें उन अक्षरों को शब्द की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है उपपद। अब भाई दो तीन बातें ध्यान देना। उपपद जैसे उपपद और पद और उपवाक्य और वाक्य, ये चार पहले बताए थे, चार। यहां एक मैं शब्द के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा एक शब्द है घड़ी। अब मैं पूछूं या कोई पूछे घड़ी क्या है, तो मैं ऐसे कहूंगा समय बताने वाले यंत्र को घड़ी कहते हैं। समय बताने वाले यंत्र को घड़ी कहते हैं। अब मैं यहां पर लिख दिया घड़ी। अब ये शब्द बना, लेकिन उपपद नहीं बना। उपपद के साथ हमें क्रिया जोड़नी पड़ेगी। घड़ी टंगी है, एक क्रिया जोड़ दी। घड़ी पहनी है मनुष्य के हाथ की कलाई में, दूसरी क्रिया जोड़ दी। घड़ी टंगी है, ये क्रिया। घड़ी पहनी है, ये क्रिया। इतना काम होते ही वो उपपद बन जाएगा। इतना काम होते ही वो उपपद बन जाएगा। अब मैंने इसमें से मैंने क्या भाषा विज्ञान ने ये छुपा लिया कि घड़ी टंगी है, घड़ी पहनी है। अब मेरे को पद बनाना है, तो वहां पर मेरे को आधार बताना पड़ेगा, और आधार बताते ही हमें कारण बताना पड़ेगा। जब हम आधार के माध्यम से कारण बताते हैं तो वो कारक की भूमिका स्पष्ट होती है। जब हम आधार बताते हैं और कारण बताते हैं तो कारक की भूमिका स्पष्ट होती है। वापस वही शब्द देखिए, घड़ी। अब मैं दो शब्द जोड़ूंगा। घड़ी दीवार पर टंगी है, घड़ी दीवार पर टंगी है। ये मैंने आधार बता दिया। यानी अब आप घड़ी ये नहीं कह सकते घड़ी हाथ में है, नहीं। घड़ी दीवार पर टंगी है या घड़ी हाथ की कलाई में पहनी है, तो हाथ की कलाई में बता दिया और यहाँ पर बता दिया। पर का प्रयोग क्या है? अधिकरण का प्रयोग होता है। तो भाषा में इसका प्रश्न जो एग्जाम में किस दृष्टि से आएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि वो इकाई, भाषा की वह इकाई या छोटी इकाई जिसके अंदर कारकीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारकीय विभक्ति का पूर्ण रूप से या 70% से प्रयोग होता है, वो कौन सा इकाई है? ये वो कौन सी इकाई है? पद। ये आपको छोटा से छोटा एग्जाम की दृष्टि से प्रयोग है। यानी कार के आधार पर वो इकाई जिसमें भाषा में प्रयोग होता है पद। तो घड़ी दीवार पर टंगी है, मैंने उसका आधार स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट उपवाक्य पर। अगला उपवाक्य। उपवाक्य में हम देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, क्या दशा रहती है, क्यों इसका उपयोग है। उपवाक्य। उपवाक्य के अंदर प्रधानता बताई जाएगी। मैंने ये एक वाक्य लिख दिया, जो घड़ी दीवार पर टंगी है, जो घड़ी दीवार पर टंगी है। अब मैं जो घड़ी दीवार पर टंगी है, अब मैं रुक नहीं सकता या आप मुझे रुकने नहीं दोगे। कैसे? कि जो घड़ी दीवार पर टंगी है ना, ये विशेषता अगला वाक्य अपने आप बुला रहा है। ये है उपवाक्य, जितना ही उपवाक्य। जब अगला वाक्य जुड़ेगा तो वो पूर्ण वाक्य बन जाएगा, तो वाक्य की जो विशेषता बताएगा। जैसे ये विशेषता बता रहा है कि जो घड़ी दीवार पर टंगी है, और वो अब देखो वाक्य पूरा कर रहा है। कैसे? वह HMT कंपनी की है, HMT कंपनी की है। अब देखो मैं एक शब्द लेके चला था, घड़ी
जो घड़ी दीवार पर टंगी है वह HMT कंपनी की है। पूरा वाक्य हो गया यहाँ तक। तो जो HMT कंपनी का कारखाना राजस्थान में या पूरे भारत में राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। विश्व में इसका कारखाना स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह कंपनी बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता रखती है, जो पूरे विश्व के अंदर HMT जो घड़ियां हैं वो पहुंचाती है। एक घड़ी वाक्य से इस प्रकार गद्यांश बनता जाएगा, और जब इस प्रकार गद्यांश बनता जाएगा तो एक भाषा की सीमित और फिर विस्तृत क्षेत्र में उसकी क्या है सार्थकता तय हो जाएगी। तो यहाँ पर दो मैंने आपको पद का बता दिया था। कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। उपवाक्य में वाक्य की प्रधानता बताई जाएगी। वाक्य की प्रधानता बताने वाला भाषा की कौन सी इकाई है? उपवाक्य। और यहाँ पर पूर्ण स्पष्ट भाषा की सबसे बड़ी इकाई, शब्द सबसे छोटी इकाई थी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो यह बताती है कि पूर्ण अर्थ देती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। एक बार रिपीट कर देता हूं। ये अंग हमने पढ़ा ध्वनि, ध्वनि मौखिक, केवल मौखिक भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वो रूप जो काम आता है ध्वनि। फिर वर्ण लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अंदर हम पहचान करते हैं, चिन्हित करते हैं। फिर अक्षर, उसके अंदर वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? आप ये बताओगे, एक लाइन में ये लिखोगे कि स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और स्वर व स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। फिर शब्द, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई शब्द कहलाती है। फिर शब्द के बाद में उपपद, उपपद के अंदर शब्द के साथ क्रिया का मेल होता है उपपद के अंदर। और पद के अंदर क्या होता है कि कार्य की विभक्ति का प्रयोग होता है। उपवाक्य के अंदर वाक्य की विशेषता प्रकट की जाती है। पूर्ण वाक्य की जहाँ विशेषता प्रकट की जाएगी वो उपवाक्य, और वाक्य अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई या अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य है। ये भाषा की इकाइयां समाप्त। इन इकाइयों को आप याद कीजिएगा। अब एक टॉपिक रहता है कि भाषा के भेद। भाषा के मैं आपको बता चुका हूं, भाषा के दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक और एक होता है मौखिक। आप व्याकरण के नियम यहां पर भी लागू रहेंगे, मौखिक में भी रहेंगे। और दूसरा होता है लिखित, यानी जो वक्तव्य या जो कथन हम बोलकर स्पष्ट करते हैं वो कहलाता है मौखिक, और वे कथन जो बोलकर उसके साथ हम लिखकर स्पष्ट करते हैं वो कहलाता है लिखित। तो ये दो इसके भेद हैं भाषा के। कि भाषा के कितने भेद हैं? दो। अब होता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। माध्यमिक शिक्षा में पक्का 100% 2-1 सालों में ये प्रश्न पूछ लेता है परीक्षक। यहाँ पर पता नहीं क्यों अड़ा रहता है कि उसे लगता है कि बच्चे मार पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि बोली ये और भाषा ये, यहां आपको देखो समझना है सीमित और यहां समझना है विस्तृत। बस इतना ही नहीं बहुत है। विस्तृत यानी सीमित क्षेत्र में बोले जाने के कारण वो बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित, और भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत। ये इतना अंतर है। बोलचाल की या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली या कम विकसित जो बोलचाल की बोली होती है या भाषा होती है, कम विकसित वो बोली कहलाती है। और जो पूर्ण विकसित हो जाती है, जिसका अपना साहित्य होता है, जिसका अपना साहित्य होता है। देखो, बोली का अपना साहित्य नहीं होता, बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, बोली का अपना कार्यशास्त्र नहीं होता, बोली का क्षेत्र सीमित होता है और बोली एक क्षेत्र में सिमट जाती है। इसके एवज में क्या है? भाषा विस्तृत बोली जाती है, भाषा का अपना साहित्य होता है, भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा का किसी भाषा का अपना काव्य शास्त्र जिसमें छंद अलंकार आदि का निरूपण होता है वो कहलाती है भाषा। तो ये भाषा और बोली में अंतर, सीमित क्षेत्र में बोली जाने के कारण बोली, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने के कारण भाषा, ये दोनों में अंतर रहेगा।
नेक्स्ट लेते हैं अपने हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा की बोलियां। कोई भी भाषा है वो मतलब एक सा ऐसे नहीं है कि एक के साथ निरूपण हो जाता है। अंतिम पॉइंट है लिपि, हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और इसका हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं मैं लिख देता हूं, हिंदी भाषा की बोलियां, बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां। अब इसमें ये रहता है कि कोई भी भाषा है वो एक साथ एक लैंग्वेज में प्रतिस्थापित नहीं होती, उसकी सहयोगी होती हैं, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, चाहे हिंदी है, चाहे कोई भी भाषा है, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो भी क्षेत्र विशेष की बोलियां उसमें सम्मिलित रहती हैं। तो हिंदी के अंदर रहता है सबसे पहले 5 क्षेत्र रहते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के कितने क्षेत्र हैं? 5। कितने क्षेत्र है भाई? 5 क्षेत्र रहते हैं। और 5 क्षेत्रों की अलग अलग बोली है और उनका निजी साहित्य है। जैसे पूर्वी बोली, पूर्वी जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पूर्व जो क्षेत्र है, तो पूर्व के अंदर रहेगी आपके 3 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, अब अवधि, अवधि में देखो मात्रा मैंने बड़ी बनाई है, अवधि भाषा अच्छी, अवधि अच्छी। अब अवधि का अर्थ एक समय भी होता है, समय अच्छा पुल्लिंग, तो अवधि ये समय, अवधि भी यानी एक की मात्रा छोटी समय से रहेगी और अवधि भाषा स्त्रीलिंग है तो अंतिम मात्रा एक की क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो 3 बातें इसमें, 3 बोलियां रहेगी, अवधि और बघेली, बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये देखिए छत्तीसगढ़ी। 3 क्षेत्र इसमें रहेंगे, अवध का क्षेत्र, बघेल क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। ये सहयोगी है, इनका अपना निजी साहित्य है लेकिन निजी व्याकरण नहीं है। निजी साहित्य होने के कारण हिंदी व्याकरण का प्रयोग तीनों में होने के कारण इसे हिंदी भाषा में अपना लिया गया है। और 2 नंबर रहेगी सबसे बड़ा योगदान, 2 नंबर पूर्वी बोली और 2 नंबर मैं लास्ट में रिपीट करूंगा इसलिए एक बार बताऊंगा नहीं, पश्चिमी हिंदी। सबसे बड़ा योगदान पश्चिमी बोलियां, 2 या 2 से अधिक है तो वचन का प्रयोग यहाँ भी सही कर देते हैं, पूर्वी बोलियां और ये पश्चिमी बोलियां। पश्चिमी बोलियों के अंदर है जो हम कौन कौन से लेंगे? सबसे बड़ा जो योगदान है आधुनिक काल में वो है खड़ी बोली। सबसे बड़ा जो योगदान है वो क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। सबसे बड़ा योगदान इसका है खड़ी बोली का। और खड़ी बोली के साथ जो अन्य बोली है वो है ब्रज क्षेत्र, मथुरा ब्रज क्षेत्र है। ये ब्रज यानी कृष्ण वृंदावन, भरतपुर, ये राजस्थान का भरतपुर आता है। 2 नंबर हमने ब्रज दे दिया। 3 नंबर देंगे हम इसमें बांगरू। बांगरू के 2 नाम है, आधा नाम यहाँ तक आ जाना चाहिए, बांगरू और इसका जो दूसरा नाम है बांगरू का, यानी ब्रैकेट में लिख देता हूँ हरियाणवी, ये दूसरा नाम है हरियाणवी के अलावा जो इसमें 2 और हैं वो एक है बुंदेलखंड। ठीक है, अब बुंदेली मतलब छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, हमें पता नहीं है कि लक्ष्मीबाई का जो साहित्य है वो किस बोली में मिलेगा। तो बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई, वो बुंदेली में होगी। मतलब उनमें लक्ष्मीबाई जब वहाँ का क्षेत्र है वो बुंदेली, झांसी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कन्नौज या ये 5 इसमें मतलब बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में 5 जो पूर्वी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी बोलियां हैं वो खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी
और बुंदेली और कन्नौजी। तीसरा जो नाम है आपके सामने वो है बिहारी। मैं इसको एक नंबर को हटा देता हूँ, यहाँ लिखते हैं बिहारी। बिहारी बिहारी के अंदर 3 ही रहेगी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी बिहारी बोलियां जो रहेगी वो क्या रहेगी, नंबर 1। तो इसके अंदर 5 है, पहले के अंदर पूरी में 3 है और बिहारी के अंदर भी 3 है। देखिए मगही, मगही ये बिहार में है पूरा क्षेत्र, मगहर का क्षेत्र रहता है। मगहर एक जिला है जहाँ कबीरदास ने अपना अंतिम समय निकाला था। और मैथिली, मगही, मैथिली, और मैथिली का मतलब है मैथिली संगुप्त। और भोजपुरी अपना साहित्य, बहुत अच्छा साहित्य है, बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं इनकी भोजपुरी, और बहुत अच्छे गीत प्रगीत, संगीत नहीं कहेंगे, केवल गीत प्रगीत यहाँ तक रहेगा भोजपुरी का। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी ये 3 रहते हैं इसमें। पश्चिमी के अंदर बोलियां बता दी गई है, तीसरा पॉइंट पूरा। और चौथा पॉइंट है राजस्थानी। राजस्थान के अंदर 2 पार्टों में है, जो विस्तृत पार्ट चलता है वो तो 4 ही। कुछ आधुनिक काल के विद्वान हैं वो इसके 5 वेद मानते हैं, और 5 आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। कि राजस्थानी के अंदर क्या रहता है, राजस्थानी के अंदर रहता है मेवाड़ी, ये मेवाड़ क्षेत्र रहेगा। मेवाड़ी, मारवाड़ी एक रहता है, मारवाड़ी। ठीक, तो राजस्थान के अंदर 4-5 है। पहला आपकी राजस्थानी बोलियां हैं वो मेवाड़ी है, मारवाड़ी है और मेवाती है। एक है मेवाती, अलवर का क्षेत्र मेवाती। और अंतिम है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों का यहाँ शासन था, इसलिए ये क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे कहते हैं हाड़ौती। ये पॉइंट नीचे आएगा, नुक्ता लगेगा, हाड़ौती। और इसके अलावा जो मतलब विद्वान मानते हैं, मैं आपको बताया था, अन्य मालवी, क्योंकि झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो एमपी के पास टच करता है, मालवी का अपना वहाँ साहित्य रहता है, मालवी है। और ढूंढाड़ी दादुदयाल की रचनाएं पूछी जाती है, ढूंढाड़ी ये रहता है, ढूंढाड़ी। और एक अंतिम इसकी रह गई क्या नाम, बागड़ी, बागड़ी। कुछ विद्वान इनको भी राजस्थानी का हिस्सा मानते हैं। तो हमें केवल ये अन्य हिस्सा पूछ सकते हैं, प्रामाणीकरण केवल 4 का है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। ये राजस्थान की बोलियां जो हिंदी में से होती है। और अंतिम है पहाड़ी, जो भारत का पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे गढ़वाली है, कुमायूनी है। ये कई बार वो काफी गहराइयों से ले लेते हैं कि गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली 3 प्रकार की पहाड़ियां रहती है। पहाड़ी बोलियां एक छोटा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पहाड़ी बोलियां गढ़वाली ये राजस्थान और मरुस्थल से गहरे लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं। और 2 नंबर है आपके कुमायूनी। अब कई बार आता है यहाँ तीसरा बारे में बता देते हैं, पहले इसके बारे में। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के चित्तेरे कवि हैं, इन्होंने अपना काम कुमायूनी में किया हुआ है, यानी कुमायूनी में लिखा हुआ है। इसलिए कई बार पूछ सकता है किस कवि ने कुमायूनी में लिखा है, तो सुमित्रानंदन पंत और मंडियाली। तो कौन सी है, मंडियाली। तो ये हिंदी भाषा की हमने उसकी बोलियां पढ़ी, या वो इनको कह सकता है हिंदी भाषा की बोलियां या हिंदी भाषा की उपभाषाएं। अब यहाँ प्रश्न बहुत मतलब गहराई से करता है। कैसे करता है, हिंदी की उपभाषाओं के कितने भेद हैं?
उसने ये नहीं पूछा कितने हैं, तो आपको बताना है 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अगर वो ये पूछता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो पूर्वी हिंदी में गिनते हैं अपने 3 हो गई। कौन कौन सी होगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में 5 हो गई। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू यानी हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। और बिहारी उपभाषा मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी में वही 4 जो हमारे का प्रामाणिकरण है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ये उपभाषाएं हैं। तो पहले के 3 और 5 8 और 3 11 और 4 15 और 3 18। तो हिंदी भाषा की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 18। उपभाषा प्रश्न को यही, उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 18। हिंदी के उपभाषाओं के भेद कितने हैं? तो वापस यहाँ आना पड़ेगा 5। उपभाषाओं की संख्या ये है, उपभाषाओं की भेद 5 है। तो आज हमने आज के टॉपिक में केवल शुरुआत है और शुरुआत बिल्कुल धीरे की है। बाकी कल आगे और पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं आप जरूर पढ़िएगा। व्याकरण का अर्थ क्या है जरूर पढ़िएगा। वैयाकरण और व्याकरण का मतलब क्या है ये भी पढ़िएगा। क्या व्याकरण शास्त्र और कला है ये भी मैंने बताया आपको पढ़ना है। इसके बाद में व्याकरण के अंग कितने हैं ये भी आपको बताए। तो यहाँ का काम पूरा। माध्यमिक परीक्षा में भाषा किसे कहते हैं, परिभाषा, बहुत ऑथेंटिक परिभाषा आपको दी, ये भी आपको पढ़नी है। भाषा के भेद कितने हैं, भाषा की बोलियां कितनी हैं, भाषा की इकाइयां, किस इकाई में कौन सा भाग रहेगा ये भी आप याद कीजिए। अगली क्लास जो नेक्स्ट जब भी आएगी वो आएगी लिपि पर, यानी छोटी छोटी बारीकियों के जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। आप उपभाषाओं में आपको सर गढ़वाली ये लिटरेचर का काम है। अपना काम इतना ही है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाएं 5 या हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, जो हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां या हिंदी भाषा की उपभाषाएं। तो हिंदी भाषा की बोलियां भी 5 है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं भी 5 है। यहाँ 2 प्रकार की हिंदी भाषाओं की, हिंदी भाषा की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 18। जो आपको बताई थी हिंदी भाषा की बोलियां की संख्या कितनी है वो भी 18। जैसे पूर्वी की 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी की 5 है, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू और बुंदेली और कन्नौजी। और बिहारी की 3 है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी की 4 है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। पहाड़ी की 3 है, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। एक बात आता है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ उसके बाद में हिंदी भाषा को राजकाज की जो भाषा मान्यता मिली वो आपको सब याद होना चाहिए। 14 सितंबर 1949, ये 14 सितंबर 1949 को हमारी भाषा को मान्यता मिली। धन्यवाद सभी का। और कोई मैंने शुरुआत में भी कह दिया था कि किसी प्रकार की त्रुटि या सुझाव के रूप में हमें जरूर अवगत कराना। और नेक्स्ट क्लास लिपि पे रहेगी बिल्कुल बारीकी से। रामकिशन सर का विशेष आभार। इन्होंने यहाँ विद्यालय में देखो शिक्षा में कितनी प्रगति करते हैं, मतलब कितनी अच्छा सोचते हैं। विद्यालय के अंदर खुद सामान लाए हैं और खुद मोटिवेट किया है कि नहीं क्लास दो आप। तो तकनीकी के माध्यम से ये पहली क्लास। नमस्कार।